नमस्कार, दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी। पश्चिम बंगाल में 58% से अधिक जबकि असम में 48% से ज्यादा मतदान। इन राज्यों में तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोविड का टीका लगवाने को उत्साहित। देश में अब तक कोविड के 6 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 72,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को बधाई देते हुए कहा, वे कई पीढ़ियों के दर्शकों में लोकप्रिय हैं। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस लिया। ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेंगी। आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ाई गई। ओडिशा आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कल दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त किए जाने के बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को राहत। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में हर्बर्ट हरकेज का मुकाबला स्टेफेनोस सित्सिपास से और महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में एश्ले बार्टी का मुकाबला एलेना स्वितोलिना से होगा। दोपहर समाचार में अतहर सईद के साथ मैं कनकलता। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। असम और पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण का मतदान सुचारू रूप से चल रहा है। दिन के 11:30 बजे तक असम में 27.45% और पश्चिम बंगाल में 37.42% वोट डाले जा चुके थे। सुबह से ही सभी मतदान केंद्रों के बाहर मतदाताओं की लंबी कतार लगी है। स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित कराने के लिए सभी आवश्यक व्यवस्था और सुरक्षा प्रबंध किए गए हैं। मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता बढ़ाने के लिए प्रत्येक मतदान केंद्र पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के साथ मतदाता पुष्टि पर्ची वीवीपैट मशीन का उपयोग किया जा रहा है। असम में शाम 6 बजे तक और पश्चिम बंगाल में शाम 6:30 बजे तक मतदान होगा। असम में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में 345 उम्मीदवारों के राजनीतिक भाग्य का फैसला होना है। इनमें 26 महिलाएं हैं। 36,09,000 महिला और 135 किन्नर मतदाताओं समेत 73,44,000 मतदाता वोट दे सकेंगे। कुल 10,592 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। ताजा जानकारी के लिए चलते हैं अपने गुवाहाटी संवाददाता मानस के पास। मानस जी, इस चरण के जो मुख्य मुकाबला है वो किन गठबंधन दलों के बीच है? देखिए, दूसरे चरण में प्रमुख 2 गठबंधनों के बीच सीधे मुकाबला होने की उम्मीद है। एक तरफ है भाजपा, असम गण परिषद और यूपीपीएल के एनडीए और दूसरी तरफ है कांग्रेस के नेतृत्व वाले महाजोत या ग्रैंड अलायंस। इनमें बीपीएफ है और लेफ्ट पार्टीज है और एक रीजनल पार्टीज है। तो उम्मीद है कि ज्यादातर सीटों पर ये 2 गठबंधन के बीच सीधे मुकाबला होंगे, लेकिन कुछ एक सीटों पर जो असम जातीय परिषद है वो और राइजर दल उनका भी कॉन्टेस्ट में आने की उम्मीद है। मानस से पहली बार मतदान कर रहे युवा मतदाताओं में कितना उत्साह आप देख रहे हैं? जी बिल्कुल, इस चरण में लगभग 4 लाख मतदाता है जो 18-19 साल वर्ष के हैं और पहले बार वोट डाल रहे हैं। काफी उत्साह दिखाई दिया इन लोगों में। आजकल स्मार्टफोन का जमाना है, वहाँ पे 23 जगह पर सेल्फी स्टैंड लगाए गए हैं। वो लोग वोटिंग के बाद वो अपने उंगलियों के निशान के साथ फोटो खींच रहे हैं, सेल्फी खींच रहे हैं। उन लोग को पौधे दिए गए एक गिफ्ट के तौर पे कई मतदान केंद्रों पर। तो काफी उत्साह है उन लोगों में। मानस, डाक मतपत्रों की भी व्यवस्था है, ये किन के लिए है? जी, ये बहुत सही सवाल किया आपने। देखिए, कोविड के कारण इस बार
विशेष करके 4 वर्गों के लोगों के लिए इस बार डाक बैलेट पोस्टल की व्यवस्था की गई या डाक मतपेटी, जिनमें से 80 वर्ष के उम्र के लोग हैं, जो दिव्यांग या पीडब्ल्यूडी मतदाता है और जो जरूरी सेवा में लगे हुए लोग हैं और कोविड सस्पेक्टेड पेशेंट है। दूसरे चरण में लगभग 27,000 ऐसे पोस्टल बैलेट इशूड किए गए, जारी किए गए, जिनमें से 26,200 यानी सिर्फ 800 के आसपास लोगों को छोड़कर बाकी लोगों ने ये पोस्टल बैलेट मतदान की जो सुविधा है ये इसका यूटिलाइज किया दूसरे चरण में। जी हाँ मानस, कोविड को देखते हुए और क्या क्या सावधानियां बरती जा रही हैं? जी, जैसे हम लोग सुबह से ही ये बात डिस्कस कर रहे हैं कि कोविड के मद्देनजर लोगों को सैनिटाइज किया गया, वहां पे मतदान केंद्रों पर फेस मास्क दिए गए, जो अगर पहन के कोई लोग नहीं भी आए सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया और उसके बाद थर्मल स्कैनर लगाए गए और उसके अलावा वहां पे रेस्ट रूम है। अगर किसी की शरीर की बॉडी टेम्परेचर 2 बार अगर थर्मल स्कैनिंग में टेस्ट करने के बाद भी थोड़ा ज्यादा पाया गया, उन लोग को एक टोकन दिया जाएगा कि आप आखिरी घंटे में आके यहाँ पे मतदान कीजिए। उस घंटे के लिए जो पोलिंग में जुड़े हुए जो लोग हैं पोलिंग पास, उन लोग को पीपीई किट दिया जाएंगे कि कोई कंटेमिनेशन ना हो। तो इस तरह के कई सारे व्यवस्था किए गए कि कोविड की रोकथाम के लिए, लोगों की सुरक्षा के लिए। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मानस। असम में दूसरे चरण में प्रमुख उम्मीदवारों में भारतीय जनता पार्टी के पीयूष हजारिका जागीरोड से, परिमल शुक्ल वैद्य धोलाई से और भावेश कलिता रंगिया से तथा विधानसभा के उपसभापति अमीनुल हक लश्कर सोनाई से चुनाव लड़ रहे हैं। पूर्व मंत्री गौतम राय काटीगोरा से और पूर्व मंत्री तथा कांग्रेस नेता सुम रोंगहांग दीफू सीट से चुनाव मैदान में हैं। राज्यसभा सांसद विश्वजीत दायमारे पनेरी से और असम साहित्य सभा के पूर्व अध्यक्ष परमानंद राज बोंगाशी सीपाझार से चुनाव लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल में इस चरण में 4 जिलों की 30 सीटों के लिए 19 महिलाओं सहित 171 उम्मीदवार मैदान में हैं। प्रमुख उम्मीदवारों में तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उनके पूर्व सहयोगी और भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की मीनाक्षी मुखर्जी, पूर्व मंत्री मानस भुनिया, पूर्व आईपीएस अधिकारी भारती घोष और हुमायूं कबीर, फिल्म स्टार सोहम चक्रवर्ती, हिरण्यम चट्टोपाध्याय और पूर्व क्रिकेट खिलाड़ी अशोक डिंडा भी शामिल हैं। और जानकारी के लिए चलते हैं अपने संवाददाता जितेंद्र द्विवेदी के पास। जितेंद्र जी, जितेंद्र, इस चरण में जो सबसे महत्वपूर्ण सीट है जिस पर सबकी निगाहें हैं वो है नंदीग्राम, जहां से टीएमसी के उम्मीदवार और मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और उनके सहयोगी रहे भाजपा उम्मीदवार शुवेंदु अधिकारी के बीच कड़ा मुकाबला है। कैसा माहौल आपको दिखाई पड़ रहा है वहां? देखिए, यहाँ का मुकाबला वाकई रोचक है और ये नंदीग्राम ही है जहां पर हुए आंदोलन के बाद तृणमूल कांग्रेस सत्ता में आई थी और इस विधानसभा सीट पर इस बार वो जो आंदोलन हुआ था उसके दोनों नायकों के बीच में मुकाबला है। यह पता लगा है कि अब शुवेंदु अधिकारी भाजपा से मुकाबला कर रहे हैं और दोनों की ही प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई है। यही कारण है कि पिछले 3 दिन से ममता बनर्जी नंदीग्राम में ही कैंप, उन्होंने एक घर ले रखा है यहाँ पर किराए का और वो बीच बीच में मीडिया से मुखातिब होने के लिए आती है। आज भी वो 1-2 बार निकली है घर से बाहर और जिस बूथ पर उनको जाना था वहां पर गई हैं। इसी प्रकार शुवेंदु अधिकारी भी बार बार जा रहे हैं, मोटरसाइकिल में प्रचार कर रहे हैं। सबसे खास बात यह है कि अब तक यहाँ पर 70% से ज्यादा मतदान हो चुका है और शाम होते हुए तक 3.5 घंटे बाकी हैं। मुझे लगता है कि यहाँ पर 85% के करीब मतदान होना चाहिए। जी, ममता बनर्जी जो अपनी भवानीपुर सीट को छोड़कर नंदीग्राम से चुनाव लड़ रही हैं, इस बार उनके प्रतिष्ठा का प्रश्न दिखाई पड़ रहा है। और जितेंद्र, हमें यह भी खबर मिली है कि हिंसा भी कुछ हुई है, क्या जानकारी है आपके पास? देखिए, राजनीति में हिंसा का कोई स्थान नहीं। निवारण में माकूल व्यवस्था की है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल के जवानों की बहुत ज्यादा संख्या में तैनाती हुई है। इसके बावजूद कई स्थानों से ऐसी खबरें आई हैं कि तृणमूल कांग्रेस और भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच में झड़पें हुई है और नंदीग्राम के पास ही लगभग 3-4 किलोमीटर दूर आज सुबह एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई, जिसके बाद भाजपा ने कहा है कि वो भाजपा का कार्यकर्ता है और ये राजनीतिक हत्या हुई है। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर लगभग 12 बजे के करीब जो कॉलेज है वहां पर एक बूथ बना था और वहां पर जो मीडिया है उसके ऊपर हमला किया गया है। मीडिया के जो कारें थी उनके शीशे तोड़ दिए गए।
इससे कुछ देर पहले की बात है जब ममता बनर्जी एक बूथ पर गई और उन्हें वहां पर भारी विरोध का सामना करना पड़ा, उनको लौटना पड़ा, जिसके बाद भाजपा और तृणमूल कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं उनके बीच में झड़प हुई है। तो राजनीतिक जख्मी हुए हैं, कुछ लोग घायल हैं। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र। इस बीच दोनों राज्यों में तीसरे चरण तथा केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में एक चरण में होने वाले चुनाव के लिए प्रचार तेज हो गया है। तीसरे चरण में असम की 40 सीटों और पश्चिम बंगाल की 31 सीटों के लिए 6 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कोकराझार में एक चुनावी रैली को संबोधित करते हुए कहा कि असम में निरंतर प्रगति के लिए डबल इंजन सरकार की जरूरत है। राज्य के लोगों को विकास और शांति के लिए एनडीए पर भरोसा है। उन्होंने कांग्रेस पर प्रदेश की जनता के साथ धोखा करने का आरोप लगाया। श्री मोदी ने कहा कि भाजपा के पास बोडोलैंड क्षेत्रीय परिषद के लिए शांति, तरक्की और सुरक्षा का मंत्र है। उन्होंने कहा कि सरकार ने क्षेत्र में विभिन्न विकास परियोजनाओं के लिए करोड़ों रुपए की राशि खर्च की है। श्री मोदी ने राज्य में जनजातीय समुदाय के कल्याण को सुनिश्चित बनाने का भी आश्वासन दिया। एनडीए सरकार कोच, राजवंशी, मोरान, मोटोक, सूतिया सभी जातियों के हित में कदम उठा रही है। इसके लिए नई डेवलपमेंट काउंसिल बनाने का काम यहां तेजी से चल भी रहा है। हमारी कोशिश है कि हर जनजाति को उनकी परंपरा, उसकी भाषा, उसके रोजगार के लिए सुरक्षा भी मिले, सम्मान भी मिले। प्रधानमंत्री ने कहा कि भाजपा के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य में महिला सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं लागू की हैं, जिनसे उन्हें काफी लाभ पहुंचा है। केरल, तमिलनाडु और केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में भी 6 अप्रैल को ही मतदान कराया जाएगा। केरल में 140, तमिलनाडु में 234 और पुदुचेरी में 30 निर्वाचन क्षेत्रों के लिए मतदान होगा। तमिलनाडु में कन्याकुमारी और केरल में मल्लापुरम लोकसभा सीट के उपचुनाव के लिए भी साथ ही वोट डाले जाएंगे। निर्वाचन आयोग ने असम के वरिष्ठ भाजपा नेता और राज्य सरकार में मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के एक नेता को धमकी देने के लिए नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे इस मामले में कल तक अपना जवाब देने को कहा है। कांग्रेस ने इस मामले में निर्वाचन आयोग से शिकायत की थी। केंद्र शासित प्रदेश पुदुचेरी में 6 अप्रैल को होने वाले चुनाव में 1939 सरकारी कर्मचारी चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए हैं। मुख्य चुनाव अधिकारी सुखवीर सिंह ने कहा कि ये कर्मचारी डाक मतपत्र से अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव ड्यूटी पर लगाए गए सरकारी कर्मचारियों द्वारा डाक मतपत्र से मतदान की व्यवस्था 29 मार्च को शुरू हुई थी। 30 मार्च तक 1939 कर्मचारी डाक मतपत्र से वोट दे चुके हैं। इनमें 1899 सरकारी कर्मचारी पुदुचेरी क्षेत्र के और 40 कराईकल के हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। 45 वर्ष से अधिक आयु वाले लोगों का टीकाकरण आज से शुरू हो गया है। इस श्रेणी में 1 जनवरी 1977 से पहले पैदा हुए व्यक्ति शामिल हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए गंभीर बीमारी की शर्त को हटा दिया गया है। 45 साल या उससे अधिक उम्र के सभी लोग टीकाकरण की बुकिंग के लिए कोविन पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण करा सकते हैं। इसके अलावा टीकाकरण केंद्रों पर भी पंजीकरण की सुविधा उपलब्ध है। इसके लिए 3 बजे के बाद लोगों को अपने पहचान पत्र के साथ नजदीकी टीकाकरण केंद्र पर जाना होगा। यदि किसी ने कोविन के जरिए टीकाकरण के लिए ऑनलाइन बुकिंग की है तो उसे किसी भी निजी या सार्वजनिक अस्पताल में अलग से बुकिंग कराने की जरूरत नहीं है। यदि कोई अस्पताल
टीकाकरण के इन दिशा निर्देशों का पालन नहीं करता है तो टोल फ्री नंबर 1075 पर शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। राष्ट्रीय राजधानी में टीकाकरण केंद्रों में आज टीका लेने के लिए लोगों में काफी उत्साह देखा जा रहा है। 45 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के लोग टीकाकरण करवा रहे हैं। भूपेंद्र के साथ अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। कोविड टीकाकरण के आज से शुरू हुए चरण में अधिक संख्या में लोगों को शामिल किया जा रहा है। मुंबई में 45 वर्ष और इससे अधिक उम्र के लोग पूरे भरोसे के साथ उत्साह से टीकाकरण के लिए आगे आ रहे हैं। हमारे संवाददाता ने बताया है कि बेहतर व्यवस्था लोगों में विश्वास जताने में प्रभावी साबित हो रही है। मुंबई में आज बीएमसी की ओर से टीकाकरण के लिए विशेष सुविधा की गई है। टीके लगवाने के लिए लाभार्थियों की भीड़ की संभावना को ध्यान में रखते हुए निगम ने अपने विशेष टीकाकरण केंद्रों पर आज से 2 सत्रों में टीकाकरण शुरू किया है और उनका पंजीकरण एवं प्रतीक्षा कक्ष बढ़ाए हैं। हर दिन सुबह 8 से लेकर 2 बजे तक पहला सत्र और बाद में 2 बजे से लेकर 8 बजे तक दूसरा सत्र आयोजित किया जाएगा। आज सुबह 8 बजे से शुरू हुई इस मुहिम में मुंबईवासी स्वेच्छा से टीका लगवाने के लिए आगे आ रहे हैं और मुंबई के बीकेसी कोविड सेंटर में सुचारू रूप से चल रहे टीकाकरण के प्रति लाभार्थियों ने संतोष जताया है। बीएमसी ने हर रोज 1 लाख लाभार्थियों को टीके लगवाने का लक्ष्य निर्धारित किया है और इस दिशा में उचित व्यवस्था मुहैया की जा रही है। शैलेश पाटिल, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। देश में अब तक 6,51,17,000 कोविड के टीके लगाए गए। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान 20,63,000 से अधिक टीके लगाए गए। इस दौरान देश भर में 72,330 नए कोविड मामलों की पुष्टि हुई है। इसके साथ ही संक्रमितों की संख्या बढ़कर 1,22,00,000 से ज्यादा हो गई है। कल संक्रमण से 459 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 1,62,927 हो गई है। इस बीच पिछले 24 घंटों के दौरान 40,000 से अधिक रोगी ठीक हुए। इसके साथ ही देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर 93.89% हो गई है। मंत्रालय ने कहा कि अब तक 1,14,00,000 से अधिक रोगी ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में 5,84,000 से अधिक सक्रिय मामले हैं, जो कुल संक्रमितों का 4.78% है। अखिल भारतीय अनुसंधान परिषद ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान देश में 11,25,000 से अधिक कोविड नमूनों की जांच की गई। मध्य प्रदेश सरकार ने पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र में कोविड के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखकर 15 अप्रैल तक दोनों राज्यों के बीच बस सेवा पर रोक लगा दी है। इस बीच राज्य में कल संक्रमण के 2,332 नए मामलों की पुष्टि हुई है। एक रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में कोरोना के सक्रिय प्रकरण 17,096 हैं। गत 7 दिनों का औसत पॉजिटिविटी रेट 8.9% है। राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से आने जाने वाली बसों का आवागमन 15 अप्रैल तक प्रतिबंधित किया है। भोपाल, इंदौर, जबलपुर, बैतूल, छिंदवाड़ा, खरगोन और रतलाम शहरों में 15 अप्रैल तक समस्त स्कूल और कॉलेज बंद रहेंगे। रंग पंचमी पर गैर चल समारोह, मेले प्रतिबंधित रहेंगे। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने पर दुकानें सील भी की जा सकेंगी। पूजा पीवर्धन, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी। पश्चिम बंगाल में 58% से अधिक जबकि असम में 48% से ज्यादा मतदान। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। निर्वाचन आयोग ने असम के वरिष्ठ भाजपा नेता और मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी कर कल तक जवाब देने को कहा। आयोग ने तमिलनाडु में डीएमके नेता ए राजा को आचार संहिता उल्लंघन के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से हटाया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोविड का टीका लगवाने को उत्साहित। देश में अब तक कोविड के 6,51,00,000 से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 72,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। जाने माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार देने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को बधाई देते हुए कहा कि वे कई पीढ़ियों के दर्शकों में लोकप्रिय हैं। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस लिया। ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेंगी। ओडिशा आज अपना 86वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कल दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त किए जाने के बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को राहत। और मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स सेमीफाइनल में हर्बर्ट हरकेज का मुकाबला स्टेफानोस सित्सिपास से और महिला सिंगल्स सेमीफाइनल में एश्ले बार्टी का मुकाबला एलिना स्वितोलिना से होगा। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस ले लिया है।
वित्त मंत्री ने कहा है कि लघु बचत योजनाओं पर ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा कि भारत सरकार 2020-21 की अंतिम तिमाही में प्रचलित लघु बचत ब्याज दरें जारी रखेगी। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के लिए ऑनलाइन लेनदेन प्रोसेसिंग की नई व्यवस्था लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। अब वित्तीय संस्थाओं के पास नई व्यवस्था लागू करने के लिए 30 सितंबर तक का समय होगा। नई व्यवस्था में उपभोक्ताओं द्वारा पूर्व निर्दिष्ट रेकरिंग स्वतः भुगतान के लिए सत्यापन की अतिरिक्त सुविधा शामिल की गई है। एक रिपोर्ट। भारत में डिजिटल भुगतान को सुरक्षित बनाने के लिए रिजर्व बैंक ने एक अतिरिक्त सुरक्षा व्यवस्था प्रणाली की शुरुआत की है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, यूपीआई तथा अन्य प्रीपेड भुगतान साधनों द्वारा किए जाने वाले निश्चित अवधि की स्वतः भुगतान प्रणाली को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए उपभोक्ताओं को 5,000 रुपयों से अधिक के भुगतान के लिए ओटीपी द्वारा अधिकृत करना होगा। मूलतः स्वतः भुगतान व्यवस्था उपभोक्ताओं द्वारा बिल पेमेंट, ओटीटी रिचार्ज तथा अन्य ऐसे ही मासिक भुगतानों के लिए किया जाता है। 5,000 रुपयों से कम के स्वतः भुगतान पर भी अब बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं द्वारा अपने उपभोक्ताओं को भुगतान से कुछ दिन पहले अलर्ट करना होगा। आज से लागू किए जाने वाली इस व्यवस्था को अब इस वर्ष की 30 सितंबर तक बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा सरकार ने कुछ अन्य प्रमुख व्यवस्थाओं की भी समय सीमाओं को बढ़ाते हुए पैन को आधार से जोड़ने की अंतिम तिथि 30 जून कर दी है। केंद्र ने लघु और मझौले उद्योगों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से लाई गई इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी योजना को भी इस साल 30 जून तक बढ़ा दिया है। इसके अतिरिक्त देश में श्रमिकों के लिए बेहतर पारिश्रमिक और स्वस्थ वातावरण की परिकल्पना करने वाली सरकार की नई श्रम संहिताएं भी राज्य सरकारों द्वारा इनसे संबंधित नियम बनाने तक आगे बढ़ा दी गई हैं। आनंद चतुर्वेदी, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पैन और आधार को जोड़ने की अंतिम समय सीमा कल खत्म हो रही थी, जिसे आगे बढ़ा दिया गया है। देश भर में रसोई गैस सिलेंडरों के दाम में कमी आई है। दिल्ली में रसोई गैस सिलेंडर 10 रुपये सस्ता हो गया है और इसकी कीमत अब 809 रुपये हो गई है। नए दाम आज से लागू हो गए हैं। अमेरिका द्वारा विदेशी कामगार वीजा, विशेषकर H-1B वीजा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त कर दी गई है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा जारी अधिसूचना की वैधता कल खत्म होने के बाद प्रतिबंध समाप्त कर दिए जाने की अनुमति दी। इससे भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को बड़ी राहत मिली है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले वर्ष जून में अध्यादेश जारी कर H-1B सहित अनेक अस्थायी या गैर अप्रवासी वीजा श्रेणियों में आवेदकों के अमेरिका जाने पर प्रतिबंध लगा दिया था। बाद में इस प्रतिबंध की अवधि 31 मार्च 2021 तक बढ़ा दी गई थी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। ओडिशा के 86वें स्थापना दिवस पर आज राज्य में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। उत्कल दिवस के रूप में मनाए जा रहे इस दिन 1936 में ओडिशा एक राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य गणमान्य लोगों ने इस अवसर पर राज्य की जनता को बधाई दी है। राष्ट्रपति ने उत्कल दिवस पर ओडिशा के लोगों को बधाई देते हुए ट्वीट में कहा है कि ओडिशा की अनूठी सांस्कृतिक विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य, स्थापत्य मूर्ति और नृत्य कला पूरे देश के लिए गौरव का विषय है। श्री कोविंद ने कहा कि ओडिशा की भूमि पूरी मानव जाति को प्रेम और शांति का शाश्वत संदेश देती है। उन्होंने राज्य के सतत विकास की कामना की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज डॉक्टर श्री शिव कुमार स्वामी गालू की जन्म शताब्दी पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी। एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि उनका समाज सेवा और गरीबों के कल्याण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। श्री मोदी ने कहा कि हम उनके विचार और आदर्शों से प्रेरित हैं। केंद्र सरकार ने डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर की जयंती के अवसर पर 14 अप्रैल को केंद्र सरकार के सभी कार्यालयों में सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। कार्मिक मंत्रालय ने इस निर्णय की जानकारी देते हुए बताया कि केंद्र सरकार के कार्यालयों के अलावा देश भर के सभी औद्योगिक संस्थानों में भी सार्वजनिक अवकाश रहेगा।
मौजूदा चैंपियन एशले बार्टी मियामी ओपन टेनिस टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में पहुंच गई हैं। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने बेलारूस की अरियाना सबलेंका को 6-4, 6-7, 6-3 से हराया। सेमीफाइनल में एशले का मुकाबला यूक्रेन की एलिना स्वितलोना से होगा। पुरुष सिंगल्स में सेमीफाइनल में हर्बर्ट हरकीज का सामना स्टेफेनास सित्सिपास से होगा। पुरुष डबल्स में राजीव राम और जो सिलिसबरी की जोड़ी फाइनल में पहुंच गई है, जहां इस जोड़ी का मुकाबला मैक्टिक और पेविक की जोड़ी से होगा। जाने-माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 के प्रतिष्ठित दादा साहेब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। सूचना तथा प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज इसकी घोषणा की। इस साल 51वां दादा साहब फाल्के अवार्ड हम घोषित कर रहे हैं। इस बार चयन करने के लिए 5 जूरी मेंबर थे। आशा भोसले, मोहनलाल, विश्वजीत चैटर्जी, शंकर महादेवन और सुभाष घई। ये 5 जूरी की बैठक हुई और बैठक में उन्होंने सर्वसम्मति से अपने महान नायक रजनीकांत को दादा साहब फाल्के अवार्ड देने की सिफारिश की है और उसको हमने स्वीकारा है। रजनीकांत को यह पुरस्कार अगले महीने की 3 तारीख को दिया जाएगा। एक ट्वीट में श्री जावड़ेकर ने उन्हें भारतीय सिनेमा के इतिहास का महान कलाकार बताते हुए कहा कि रजनीकांत का एक कलाकार, निर्माता और पटकथा लेखक के रूप में उल्लेखनीय योगदान है। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारतीय सिनेमा का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार है। एक रिपोर्ट। 12 दिसंबर 1950 को बेंगलौर में एक मराठी परिवार में जन्मे रजनीकांत का पहला नाम शिवाजीराव गायकवाड़ था। उनकी प्राथमिक शिक्षा बेंगलौर में हुई। स्कूली शिक्षा पूरी होने पर उन्हें बस कंडक्टर के रूप में बेंगलौर ट्रांसपोर्ट सर्विस में नौकरी मिल गई। रजनीकांत ने मद्रास अडयार फिल्म संस्थान में अभिनय सीखने का फैसला किया। यहाँ तमिल फिल्म के प्रसिद्ध निर्देशक के बालाचंदर की निगाह उन पर पड़ी और उन्होंने शिवाजीराव गायकवाड़ को अपूर्वा रागनल में एक छोटी सी भूमिका के लिए चुन लिया और उन्हें रुपहले पर्दे पर नाम रजनीकांत दिया। ये फिल्म 15 अगस्त 1975 में प्रदर्शित हुई। रजनीकांत अब तक के संभवतः सबसे बड़े भारतीय फिल्म स्टार हैं। उन्होंने 160 से अधिक फिल्मों में खासकर तमिल सिनेमा में काम किया। उन्होंने बॉलीवुड, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और बंगाली जैसे फिल्मों में भी काम किया। उन्हें भारत सरकार द्वारा 2000 में पद्म भूषण और 2016 में पद्म विभूषण से भी अलंकृत किया जा चुका है। समाचार कक्ष से लवली निगम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को बधाई दी है। प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट में कहा कि रजनीकांत ऐसे अभिनेता हैं जिनकी लोकप्रियता दर्शकों की कई पीढ़ियों में बनी हुई है। उन्होंने कहा कि वे अपनी विविध भूमिकाओं और शानदार व्यक्तित्व के लिए जाने जाते हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। पश्चिम बंगाल और असम विधानसभा के दूसरे चरण का मतदान शांतिपूर्वक जारी। पश्चिम बंगाल में 58%, जबकि असम में 48% से ज्यादा मतदान। तीसरे चरण के चुनाव के लिए प्रचार चरम पर। निर्वाचन आयोग ने असम के वरिष्ठ भाजपा नेता और मंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा को नोटिस जारी कर कल तक जवाब देने को कहा। आयोग ने तमिलनाडु में डीएमके नेता ए राजा को आचार संहिता उल्लंघन के लिए स्टार प्रचारकों की सूची से हटाया। 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोग कोविड का टीका लगवाने को उत्साहित। देश में अब तक कोविड के 6 करोड़ 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए। पिछले 24 घंटों के दौरान 72,000 से अधिक कोविड के नए मरीजों की पुष्टि हुई। जाने-माने फिल्म अभिनेता रजनीकांत को वर्ष 2019 का दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रजनीकांत को बधाई देते हुए कहा वे कई पीढ़ियों के दर्शकों में लोकप्रिय हैं। सरकार ने लघु बचत योजनाओं की ब्याज दरों में किए गए बदलाव को वापस लिया। ब्याज दर मार्च 2021 के अनुसार यथावत जारी रहेंगी। रिजर्व बैंक ने अन्य बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के लिए ऑनलाइन लेनदेन प्रोसेसिंग की नई व्यवस्था लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी है। ओडिशा आज अपना 66वां स्थापना दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने उत्कल दिवस पर राज्य के निवासियों को बधाई दी है। सरकार ने आधार संख्या को पैन नंबर के साथ जोड़ने की समय सीमा 30 जून तक बढ़ा दी है।
कोविड महामारी की वजह से लोगों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए ये फैसला किया गया है। अमेरिका द्वारा H-1B वीजा पर प्रतिबंध की अवधि समाप्त किए जाने के बाद भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी पेशेवरों को राहत। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।